नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले का समाज, वो लोग, वो जीवन कैसा था? हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं, जाहिर है। हाँ बिल्कुल। तो फिर इतिहासकार उस धुंधले अतीत को, उस गुजरे जमाने को कैसे समझते हैं? कैसे जानते हैं कि क्या हुआ था? ये सवाल बहुत अहम है। आज हम इसी पहेली को, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारी आज की चर्चा का आधार है एक महत्वपूर्ण एकेडमिक टेक्स्ट, जिसका शीर्षक है यूनिट 1, रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू सोर्सेज। जी। मतलब प्राचीन समाज का पुनर्निर्माण, और इसमें स्रोतों यानी सोर्सेज पर खास ध्यान दिया गया है। तो आज हम इसी यूनिट की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल, और ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ प्राचीन भारत को समझने की नींव नहीं रखता, बल्कि ये भी सिखाता है कि इतिहास लिखा कैसे जाता है, किन चीजों के आधार पर हम अतीत की कहानी बुनते हैं। सही कहा। और यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये बेहद जरूरी है। सोर्सेज और इंटरप्रिटेशन यानी स्रोत और उनकी व्याख्या, ये तो इतिहास की समझ का आधार है। मेंस में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जहां आपको अलग-अलग स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन यानी क्रिटिकल एनालिसिस करना होता है। तो श्रोताओं को क्या उम्मीद करनी चाहिए आज की इस चर्चा से? देखिए, उम्मीद ये है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोता प्राचीन इतिहास के विभिन्न स्रोतों को पहचान पाएंगे, उनकी ताकत और उनकी सीमाओं को समझ पाएंगे, और ये भी जान पाएंगे कि एक ही स्रोत को अलग-अलग इतिहासकार कैसे अलग-अलग नजरिए से देखते हैं। वाह! यानी सिर्फ क्या हुआ ये नहीं, बल्कि हमें कैसे पता कि क्या हुआ, इस पर फोकस रहेगा। एग्जैक्टली। यही इस यूनिट का और हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट की शुरुआत होती है एक प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन से। ये क्या कहता है? हाँ, इंट्रोडक्शन ये बताता है कि इस यूनिट का मकसद लर्नर्स को उन स्रोतों और उनकी व्याख्याओं से परिचित कराना जो प्राचीन समाज की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। अच्छा, तो पहला सवाल तो यही उठता है कि प्राचीन समाज से मतलब क्या है? ये कोई एक चीज तो नहीं थी? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। प्राचीन समाज एक बहुत व्यापक टर्म है। इसमें अलग-अलग समय, अलग-अलग क्षेत्र, अलग-अलग तरह के समुदाय शामिल हैं। तो इस शब्द को परिभाषित करना जरूरी है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। और फिर बात आती है स्रोतों की, रीडिंग की, मतलब उनको पढ़ने और समझने की। इसमें एक लूज क्रोनोलॉजी की बात भी है। वो क्या है? हाँ, देखिए, प्राचीन इतिहास में एकदम सटीक तारीखें बताना अक्सर मुश्किल होता है। तो हम एक मोटा-मोटा कालक्रम, एक लूज क्रोनोलॉजी बनाते हैं कि कौन सी चीजें या कौन से स्रोत किस दौर के हैं। ये जरूरी है ताकि हम विकास और बदलाव को समझ सकें। और ये जो कहा गया है कि स्रोतों की अलग-अलग रीडिंग्स को समझना जरूरी है, इसका मतलब क्या है? ये हिस्टोरियोग्राफी की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी का ही एक पहलू है। एक ही स्रोत, मान लीजिए कोई शिलालेख, उसको अलग-अलग समय के इतिहासकारों ने अलग-अलग तरह से समझा है, उसकी अलग व्याख्या की है। जैसे मान लीजिए कोई शिलालेख है जिसमें राजा के दान का जिक्र है। एक इतिहासकार उसे राजा की उदारता के प्रमाण के रूप में देख सकता है, दूसरा शायद उसे अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखे। औपनिवेशिक काल के इतिहासकार शायद उसे किसी और नजरिए से देखे, राष्ट्रवादी किसी और। तो इन अलग-अलग व्याख्याओं के इतिहास को समझना जरूरी है। ताकि हम ये समझ सकें कि हमारी आज की समझ कैसे बनी है और उस पर किन-किन विचारों का प्रभाव रहा है। एग्जैक्टली। और ये यूनिट 5 खंडों में बटी है। हालांकि हम मुख्य रूप से स्रोतों और व्याख्या पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। प्रस्तावना ये भी बताती है कि स्रोतों पर जो व्याख्याएं लागू होती हैं, उनकी एक सीमा होती है, और स्रोत खुद भी व्याख्यात्मक प्रकृति के होते हैं। मतलब वो सीधे सीधे सच नहीं बताते, उन्हें समझना पड़ता है, वो जटिल होते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं सीधे स्रोतों पर। जी। सेक्शन 1.1 ये हमें बताता है कि कौन-कौन से स्रोत हैं। जी, ये सेक्शन उन विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परिचय देता है जो हमें सामाजिक संरचना, मतलब सोशल स्ट्रक्चर को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले है पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी। जी, ये क्या है? एपिग्राफी मतलब शिलालेखों का अध्ययन। जो लेख पत्थर की शिलाओं, धातु की प्लेटों, स्तंभों, मंदिरों की दीवारों, गुफाओं वगैरह पर खुदे हुए मिलते हैं, उनका अध्ययन।
इन्हें इतना भरोसेमंद क्यों माना जाता है? क्योंकि ये समकालीन होते हैं, उसी दौर के, और पत्थर या धातु पर लिखे होने की वजह से इनमें बाद में बदलाव करना मुश्किल होता है, कागज या पत्तों पर लिखी चीजों की तरह नहीं। इसलिए इन्हें प्राचीन इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में गिना जाता है। पत्थर की गोलियां, धातु की प्लेटें, स्तंभ, गुफाओं की दीवारें, इन सब पर, हाँ बिल्कुल, पत्थर की गोलियां, धातु की प्लेटें, स्तंभ, गुफाओं की दीवारें, ये सब माध्यम थे। और ये अलग अलग भाषाओं में मिलते हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, पाली, तमिल, और अलग अलग लिपियों में, जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी। ये अलग अलग समय और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनमें जानकारी किस तरह की होती है? कई तरह की राजनीतिक घोषणाएं, जैसे अशोक के फरमान, धार्मिक दान या गतिविधियां, किसी की स्मृति में लगाए गए स्मारक लेख, ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र, राजाओं की वंशावलियां, प्रशासनिक आदेश, जमीन के अनुदान। कुछ खास उदाहरण अगर दें? बिल्कुल, सबसे प्रसिद्ध तो अशोक के शिलालेख हैं, उनके अशोकाज एडिक्ट्स। ये हमें उनके प्रशासन और धम्म नीति के बारे में बताते हैं। फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, या रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख। ये उनकी विजयों और कामों का बखान करते हैं। अशोक के शिलालेख, समुद्रगुप्त, रुद्रदमन प्रथम, ये नाम याद रखने होंगे। हाँ, अशोक, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन प्रथम। दिल्ली और बेहरामपुर में द्विभाषी शिलालेख भी मिले हैं, जिनमें 2 भाषाओं का प्रयोग है। पुदुकोट्टाई में संगीत के नियमों वाला शिलालेख मिला है। चित्तौड़ में एक टावर पर वास्तुकला पर पूरा ग्रंथ खुदा हुआ है। कमाल है, मतलब सिर्फ राजा आज्ञा ही नहीं, संगीत और आर्किटेक्चर तक की जानकारी। जी हाँ, और धातु की प्लेटों पर भी महत्वपूर्ण शिलालेख हैं, जैसे मंदसौर से मिले ताम्रपत्र, मंदसौर कॉपर प्लेट्स, गोरखपुर जिले से मिली सोहगौरा प्लेट, जिसके बारे में माना जाता है कि वो शायद अनाज भंडार या अकाल राहत से संबंधित है। मंदसौर, सोहगौरा, ये जगह भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर ऐहोल में महेंद्र वर्मन का शिलालेख है। चोल शासकों के उत्तर मेरूर शिलालेख तो बहुत प्रसिद्ध हैं। उनमें स्थानीय सभाओं के कामकाज, चुनाव प्रक्रिया तक का वर्णन मिलता है। ऐहोल, उत्तर मेरूर, चोल प्रशासन समझने के लिए जरूरी। हाँ, ये शिलालेख व्यापार, कर व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली पर भी रोशनी डालते हैं। कुछ शिलालेख शक और विक्रम संवत में दिनांकित हैं, जिनसे कालक्रम तय करने में मदद मिलती है और उस समय की सामाजिक स्थिति का पता चलता है। इनसे राज्यों और साम्राज्यों की सीमाओं का भी अंदाजा लगता है। तो कुल मिला के ये शिलालेख हमें उस समय के जीवन, समाज, अर्थव्यवस्था और सामान्य हालात की एक तस्वीर देते हैं। सही कहा। और एक और दिलचस्प उदाहरण है दक्षिण भारत के वीर पत्थर, हीरो स्टोन्स पर मिले शिलालेख। ये उन योद्धाओं की याद में लगाए जाते थे जो शायद पशुधन की रक्षा करते हुए या किसी लड़ाई में मारे गए। ये हमें उस समय की देहाती अर्थव्यवस्था यानी पेस्टोरल इकोनॉमी का एक अलग पहलू दिखाते हैं। अच्छा, तो ये था पुरालित शास्त्र। हाँ। अब आते हैं मुद्रा शास्त्र पर, यानी न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्कों का अध्ययन। हाँ, न्यूमिस्मैटिक्स। सिक्के भी कमाल के स्रोत हैं। ये सोने, चांदी, तांबे या अन्य धातुओं के होते थे। कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। जाहिर है, जिस काल में सोने चांदी के सिक्के ज्यादा मिले, वो आमतौर पर आर्थिक संपन्नता का संकेत माना जाता है। तो ये उस दौर की इकोनॉमी का बैरोमीटर जैसे हुए, कह सकते हैं। सिक्के हमें कालानुक्रमिक मुद्दों, क्रोनोलॉजिकल इश्यूज को सुलझाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि उन पर अक्सर राजा का नाम और कभी-कभी तारीख भी होती है। इनसे ये भी पता चलता है कि किसी राजा या राज्य का प्रभाव कहाँ तक फैला था और दूर के इलाकों से उसके कैसे संबंध थे। जैसे वो भारत में रोमन सिक्कों का मिलना। बिल्कुल, भारत में रोमन सिक्के मिलना ये दिखाता है कि रोमन साम्राज्य के साथ हमारे व्यापारिक संपर्क थे। ये बहुत महत्वपूर्ण खोज है। और कोई उदाहरण? हाँ, सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षत्रपों, वेस्टर्न सत्रैप्स के सिक्के बहुत दिलचस्प हैं। उन पर राजाओं के चित्र बने हैं, यूनानी या हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव दिखता है और उन पर तारीखें भी अंकित हैं। ये उस अवधि के इतिहास पुनर्निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। रोमन सिक्के, पश्चिमी क्षत्रप, ये याद रखना होगा। जी, और एक और उदाहरण है जोगरथम्बी से मिला सिक्कों का ढेर। यहाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के मिले हैं, जिन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। इन सिक्कों से सातवाहन वंश के बारे में पुराणों में लिखी बातों की पुष्टि होती है। जोगलथम्बी, सातवाहन, ये कनेक्शन भी जरूरी है। हाँ, गुप्त साम्राज्य का उदाहरण लें। उनके समय में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए।
इसे अक्सर गुप्त काल की आर्थिक समृद्धि से जोड़ा जाता है। लेकिन एक तर्क ये भी है कि बाद के गुप्त काल में सिक्कों में मिलावट बढ़ी या वो कम मात्रा में मिले, जो शायद शहरी क्षय की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, ये एक बहस का मुद्दा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सिक्कों में कीमती धातुओं की कमी या उनका कम मिलना आर्थिक गिरावट और शहरी केंद्रों के पतन का संकेत है। तो सिक्के आर्थिक स्थिति के बारे में अलग-अलग व्याख्याओं को जन्म दे सकते हैं। तो सिक्कों की कहानी भी सीधी नहीं है। अब आते हैं तीसरे स्रोत पर, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। हाँ, आर्कियोलॉजी ये अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन है। इसमें इमारतें, स्मारक और दूसरे भौतिक अवशेष जैसे कि बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी, मुहरे, सील्स, औजार, गहने और यहाँ तक कि कंकाल अवशेष, स्केलेटल रिमेन्स भी शामिल है। बर्तन, मुहरें, कंकाल, ये सब? जी, बर्तन, मुहरे, कंकाल, ये सब हमें उस जमाने के लोगों की जीवन, उनकी तकनीक, उनकी कला, उनके खानपान और रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, यहाँ कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। पुरातत्व में मिली चीजें उस संदर्भ के बिना अधूरी हैं जिसमें वे पाई गई थीं। वो चीज कहाँ मिली, किस परत में मिली, उसके आसपास और क्या मिला, ये सब मिलकर ही पूरी कहानी बताते हैं। उस संदर्भ का पुनर्निर्माण करना ही पुरातत्व का मुख्य काम है। भारत में पुरातत्व के काम को व्यवस्थित रूप कब मिला? इसका श्रेय काफी हद तक लॉर्ड कर्जन को जाता है, जिन्होंने डॉक्टर मार्शल के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पुनर्जीवित किया और व्यवस्थित किया। अच्छा, और भारत में महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल कौन से हैं? बहुत सारे हैं। सबसे प्रसिद्ध तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगन, सिंध और पंजाब में और भी कई स्थल हैं। इनसे हमें लगभग 2700 ईसा पूर्व की एक विकसित शहरी सभ्यता का पता चला है। लोथल, कालीबंगन, ये नाम तो सुने हैं? हाँ। फिर तक्षशिला में हुई खुदाई से हमें कुषाणों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। तक्षशिला, कुषाण। बिल्कुल, और कई बार भारत और विदेशों में मिले अवशेषों में समानताएं दिखती हैं, जिनसे विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्राचीन काल में संपर्क और संबंधों का पता चलता है। दक्षिण भारत में भी तो महत्वपूर्ण स्थल होंगे। जरूर। आदिचन्नुलूर, चंद्रवल्ली, ब्रह्मगिरी जैसे स्थल दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड्स पर रोशनी डालते हैं। आदिचन्नुलूर, चंद्रवल्ली, ब्रह्मगिरी। और कला के क्षेत्र में देखें तो अजंता और एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। उनमें मूर्तियां और चित्र हैं जो उस काल की कलात्मक ऊंचाइयों को दर्शाते हैं। अजंता, एलोरा, अद्भुत। तो पुरातत्व हमें भौतिक संस्कृति की सीधी झलक देता है। हाँ, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं जिन पे हम बाद में और बात करेंगे। अब चौथे प्रकार के स्रोत पर आते हैं, साहित्य। साहित्य यानी वेद, पुराण, महाकाव्य वगैरह। जी, इसमें वेद, ब्राह्मणास, अरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत, ब्रह्मशास्त्र और पुराणे शामिल हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये तो भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, ये ग्रंथ अक्सर इतिहास को संरक्षित करने के इरादे से नहीं लिखे गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य धार्मिक ज्ञान, पूजा पाठ के नियम, नैतिक शिक्षा देना या अपने अनुभवों का संकलन करना था। तो इन्हें ऐतिहासिक स्रोत की तरह इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतनी होगी। हाँ, इनमें ऐतिहासिक जानकारी छिपी होती है, लेकिन उसे निकालना और समझना पड़ता है। इसी तरह बौद्ध और जैन साहित्य भी हैं जो उस समय की परंपराओं और समाज के बारे में बताते हैं। ये ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में है। इनसे किस तरह की जानकारी मिलती है? धार्मिक और दार्शनिक विचारों के अलावा ये हमें उस समय के संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और विभिन्न राजाओं के प्रशासन के बारे में भी जानकारी देते हैं। सामाजिक नियमों, रीति रिवाजों, वर्ण व्यवस्था आदि पर भी इनमें चर्चा मिलती है। कोई खास साहित्यिक ग्रंथ जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जी, एक बहुत ही उल्लेखनीय ग्रंथ है जो मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज पर विस्तार से प्रकाश डालता है। हालांकि इसकी डेटिंग को लेकर कुछ विवाद है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत में संगम साहित्य? संगम लिटरेचर है जो तमिल भाषा में है। ये हमें शुरुआती तमिल समाज, उनके राजाओं,
युद्धों, व्यापार और आम जीवन का विस्तृत विवरण देता है। संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण। जी, तो ये थे मुख्य स्रोत, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, पुरातत्व और साहित्य। अब इनसे तस्वीर कैसे बनती है, ये असली चुनौती है। हाँ, क्योंकि अब आता है सेक्शन 1.2 व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन। यहीं से मामला और पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल, यहीं पे इतिहासकार का काम शुरू होता है। स्रोत तो बस सबूत के टुकड़े हैं, कहानी तो इतिहासकार को ही बनानी पड़ती है। और यहीं इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी का महत्व सामने आता है। मतलब इतिहास कैसे लिखा गया है, इसका अध्ययन। हाँ, हमें ऐतिहासिक समस्याओं पर खुले दिमाग से चर्चा करनी चाहिए। इतिहास का पुनर्लेखन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि हमें नए सबूत मिलते हैं, नई पद्धतियां विकसित होती हैं, नई वैचारिक अंतर्दृष्टि मिलती है, नए सवाल पूछे जाते हैं। तो इतिहास कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदलता रहता है। सही कहा। मार्क ब्लॉक जैसे इतिहासकारों ने इतिहासकार के शिल्प की बात की है। इतिहास लिखने की अपनी एक विशिष्ट पद्धति होती है और उसका सम्मान करना जरूरी है। हमें निश्चित निष्कर्षों यानी डेफिनेट कंक्लूजन्स पर कूदने के बजाय सबूतों की ठोस रीडिंग के आधार पर संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज का सुझाव देना चाहिए। अच्छा, ये यूनिट कुछ उदाहरण भी देती है कि कैसे अलग-अलग स्रोत मानव शास्त्रीय, पुरातात्विक और शाब्दिक प्राचीन समाज के अध्ययन को दर्शाते हैं। हाँ, आगे चलकर ये यूनिट जनजाति, चालकोलिथिक बस्ती और ऋग्वेद के उदाहरणों से इसे समझाती है और ये भी मानती है कि कोई निश्चित कालानुक्रम भले न हो, पर समय के अनुक्रमण की एक समझ जरूरी है। अब बात करते हैं उन शुरुआती व्याख्याओं की, खासकर औपनिवेशिक काल की। कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज पास्ट। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। भारत के अतीत का शुरुआती आधुनिक लेखन यूरोपीय विद्वानों द्वारा शुरू किया गया। उन्हें ये देखकर थोड़ी निराशा हुई कि भारत में हेरोडोटस या थ्यूसिडाइड्स जैसे इतिहासकार नहीं थे जो व्यवस्थित इतिहास लिखें। कल्हण की राजतरंगिनी एक अपवाद थी जो कश्मीर का इतिहास बताती है। तो उन्होंने भारतीय इतिहास को कैसे देखा? इसमें मुख्य रूप से दो धाराएं थीं, एक उपयोगितावादी और दूसरी प्राच्यवादी। हालांकि प्राच्यवादी पर यहाँ कम फोकस है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण क्या था? उपयोगितावादी जैसे जेम्स मिल मानते थे कि भारतीय समाज हजारों सालों से बदला ही नहीं है, वो स्थिर और पिछड़ा हुआ है। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन ही कानून और प्रशासन के जरिए इस पिछड़े समाज में प्रगति ला सकता है। मिल ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय समाज के सिर्फ नकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया। और उन्होंने ही भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटा था, जेम्स मिल। हाँ, जेम्स मिल का ये काल विभाजन बहुत प्रभावशाली रहा और इसने इतिहास को धर्म के चश्मे से देखने को बढ़ावा दिया। ये सोच कि भारतीय पहचान मूल रूप से धार्मिक है, ये औपनिवेशिक सोच का ही नतीजा था। इसका असर आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। और एक और सिद्धांत था ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक अवधारणा थी। इसका तर्क था कि एशियाई शासन प्रणालियों में एक निरंकुश शासक होता है जिसके पास सारी शक्ति होती है और नीचे आत्मनिर्भर गांव होते हैं। गांव जो भी अतिरिक्त उपज पैदा करते हैं वो शासक और उसका दरबार ले लेता है। और इसमें सिंचाई का क्या रोल था? इस सिद्धांत में माना गया कि एशिया का बड़ा हिस्सा शुष्क है, इसलिए खेती सिंचाई पर निर्भर है और इन बड़े सिंचाई नेटवर्क्स का नियंत्रण शासक के हाथ में होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ती है। कार्ल मार्क्स ने भी तो इस विचार का इस्तेमाल किया था, एशियाई उत्पादन का तरीका। हाँ, मार्क्स ने इस सिद्धांत का उपयोग अपने एशियाई उत्पादन के तरीके, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा में किया, ये समझाने के लिए कि एशियाई समाजों का विकास यूरोपीय समाजों से अलग क्यों रहा। लेकिन क्या इन विचारों को चुनौती नहीं मिली? बिल्कुल मिली। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने और बाद में मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी इन औपनिवेशिक और ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वाले विचारों को सिरे से खारिज कर दिया। और फिर 1960s और 70s के दशक में क्या बदलाव आया? तब इतिहास का फोकस बदला। अब सिर्फ राजाओं, राजवंशों और उनकी लड़ाइयों या महान कामों का इतिहास नहीं लिखा जा रहा था। ध्यान सामाजिक संरचनाओं, सोशल फॉर्म्स, अर्थव्यवस्था के पैटर्न्स, धार्मिक आंदोलनों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, कल्चरल एक्सप्रेशंस की ओर गया। मतलब इतिहास ज्यादा समावेशी हुआ।
हाँ, इतिहासकारों ने भारत की बहुल संस्कृतियों को खोजना शुरू किया और ये समझने की कोशिश की कि कैसे इन अलग-अलग संस्कृतियों ने मिलकर भारतीय सभ्यता का निर्माण किया। ये माना गया कि भारत में एक नहीं, अनेक संस्कृतियां थीं। वनवासी, झूम खेती करने वाले, पशुपालक, किसान, कारीगर, व्यापारी, अभिजात वर्ग, धार्मिक विशेषज्ञ, इन सब की अपनी भूमिका थी। पहचान एकल नहीं बल्कि बहुवचन, प्लूरल आइडेंटिटीज मानी गई। और नए दृष्टिकोण भी आए होंगे। बिल्कुल, मार्क्सवाद के भी अलग-अलग प्रकार सामने आए। अंतः विषय अनुसंधान, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च बढ़ा, जैसे कि फ्रेंच एनल स्कूल का प्रभाव जिसने लंबे समय के बदलावों और संरचनाओं पर जोर दिया। संरचनावाद की भी विभिन्न किस्में आईं। मार्क्स वाली व्याख्या पर भी बहस हुई। हाँ, मार्क्स द्वारा प्रस्तावित एशियाई उत्पादन पद्धति को कई मार्क्सवादी इतिहासकारों ने भी अस्वीकार कर दिया, लेकिन उन्होंने मार्क्सवादी इतिहास के अन्य पहलुओं जैसे वर्ग संघर्ष, उत्पादन संबंध आदि पर ध्यान केंद्रित किया। ये जरूरी नहीं कि सारे मार्क्सवादी इतिहासकार एक ही तरह से चीजों को देखें। और दूसरे स्कूलों का प्रभाव, जैसे एनल स्कूल। हाँ, मार्क ब्लॉक, फर्नांड ब्रॉडल और हेनरी पेरेन जैसे इतिहासकारों के विचारों को भारतीय इतिहास लेखन में शामिल किया गया। तुलनात्मक इतिहास का इस्तेमाल करके ज्यादा गहरे सवाल पूछे जाने लगे। तो व्याख्या का क्षेत्र काफी विकसित हुआ है। अब यूनिट के अगले हिस्से पर चलते हैं। 1.3 प्राचीन समाज, मानवशास्त्रीय पाठ, द एंशिएंट सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजिकल रीडिंग्स। जी, ये सेक्शन मानवशास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी के नजरिए से प्राचीन समाज को देखता है। इसकी शुरुआत प्राचीन ग्रीस के लेखकों के विचारों से होती है। ग्रीक लोग भारत के बारे में क्या सोचते थे? 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच ग्रीक लेखकों जैसे साइलेक्स ऑफ कैरिएंडा, हेरोडोटस अपनी किताब द हिस्ट्रीज में, टिसियस ऑफ क्निडस और बाद में मेगास्थनीज ने भारत का वर्णन किया। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, ये नाम तो बहुत सुने हैं। हाँ, उनके विवरणों में भारत एक विशाल, अद्भुत देश के रूप में उभरता है। शानदार जानवर, अजीबोगरीब राष्ट्र और जनजातियां, बरगद के पेड़, तेज धूप, कई महान नदियां। कुछ अजीब बातें भी लिखी उन्होंने। हाँ, काफी, जैसे ग्रिफिन, पंखों वाले शेर, व्यंग्यकार, सेटर्स, विशाल हाथी, घातक सांप, रंग बिरंगे मोर और तोते, भयंकर सियार, इंसानों जैसे बंदर, उत्तर में लंबे गोरे लोग, दक्षिण में काले लोग, 2 मौसमों वाली उपजाऊ भूमि, समाज स्थिर वर्गों में बटा हुआ, राजा भव्य महलों में रहते हैं, बुद्धिमान दार्शनिक हैं, सोना खोदने वाली विशाल चींटियां। सोना खोदने वाली चींटियां। हाँ? और विचित्र खानाबदोश जनजातियां, बौने, नरभक्षी, स्तनहीन अमेज़न, बिना नाक वाले पुरुष, विशालकाय लोग, बिना सिर वाले लोग, बड़े पैरों वाले लोग, ऐसी कई काल्पनिक बातें भी थीं। जाहिर है ये सब सुनी सुनाई बातें और कल्पना का मिश्रण रहा होगा, तो हमें इस विदेशी नजरिए को संतुलित करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब मानवशास्त्र हमें समाज के विकास को समझने में मदद करता है। शुरुआती चरण शिकार और संग्रहण स्टेज, हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज का था। इसमें स्थायी समाज नहीं थे, लोग छोटी इकाइयों में अस्थायी रूप से इकट्ठे होते थे। ये चरण लाखों साल तक चला। फिर बस्तियां कब बनी? पौधों और जानवरों के पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से पहले भी कुछ स्थायी बस्तियों के प्रमाण मिलने लगे हैं, लेकिन असली बदलाव पालतूकरण के बाद आया। और यहीं से जनजातीय दुनिया का उदय हुआ। ऐसा माना जाता है। जनजातीय समाजों के 3 मुख्य तत्व बताए जाते हैं। पहला, उत्पादन मुख्य रूप से उपभोग के लिए, प्रोडक्शन फॉर कंजम्पशन, यानी बाजार के लिए नहीं। दूसरा, व्यक्तिगत अधिकार, सामुदायिक स्वामित्व में निहित, इंडिविजुअल राइट्स एम्बेडेड इन कम्युनिटी ओनरशिप, यानी जमीन या संसाधन पूरे समुदाय के होते थे। और तीसरा, शक्ति के बजाय अधिकार, अथॉरिटी का सम्मान, जो अक्सर उम्र या परंपरा पर आधारित होता था। लेकिन जनजाति शब्द खुद भी तो स्थिर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शब्द बहुत जटिल है और इसे अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। इसे शक्ति संबंधों के नेटवर्क, राज्य, समाज, स्थानीय, राष्ट्रीय, वैश्विक के भीतर देखा जाना चाहिए। जनजातियों की कई प्रतिस्पर्धी परिभाषाएं हैं। उन्हें स्वदेशी, आदिवासी, आदिम, अविकसित, अशक्त, हाशिए पर मार्जिनलाइज्ड कहा गया है। और कई बार जनजाति शब्द का इस्तेमाल पहचान और प्रतिरोध के लिए भी हुआ है, जैसे झारखंड या बोडोलैंड आंदोलनों में। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब एक और शब्द है आदिवासी।
ये जनजाति से अलग कैसे है? आदिवासी शब्द औपनिवेशिक काल की श्रेणी एबोरिजिनल के अनुवाद के रूप में गढ़ा गया था। जनजाति और आदिवासी हमेशा पर्यायवाची नहीं होते। जनजाति एक तरह का राजनीतिक या सामाजिक संगठन है, जबकि आदिवासी का अर्थ है जो शुरुआत से यहाँ रह रहे हैं। हालांकि व्यवहार में ये शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में पौधों और जानवरों का पालतूकरण हुआ। जैसे इलाहाबाद के पास एक स्थल पर 8वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक जंगली चावल और पालतू जानवरों के प्रमाण मिले हैं। 6ठी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक मवेशी, भेड़, बकरियों को पालतू बना लिया गया था। मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वहां 9000 बीपी बिफोर प्रेजेंट में गेहूं और जौ के संकेत मिलते हैं। मेहरगढ़ ये बहुत महत्वपूर्ण साइट है। जी, मेहरगढ़। और पुरातात्विक साक्ष्य ये भी दिखाते हैं कि खेती हमेशा शिकार संग्रहण या पशुचारण से श्रेष्ठ नहीं मानी जाती थी। ये सब लंबे समय तक साथ साथ चलते रहे। तो प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व तक भी शिकार संग्रहण, पशुचारण और कृषि साथ साथ मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल। और जनजाति का मतलब हमेशा शिकारी संग्राहक ही नहीं होता था। कई जनजातीय समूह पशुपालक या किसान भी थे। राज्य और वनवासियों के बीच संबंध कैसे थे? राज्य के लिए वन उपज जैसे लकड़ी, हाथी, जड़ी बूटियां हमेशा महत्वपूर्ण रही हैं। मौर्य साम्राज्य का उदाहरण लें। अशोक के 13वें शिलालेख 13th रॉक एडिट में वनवासी जनजातियों को चेतावनी दी गई है कि वे परेशानी खड़ी ना करें, वरना उन्हें सजा मिलेगी। इससे पता चलता है कि राज्य उन पर नियंत्रण रखना चाहता था। मौर्य राज्य 13वां शिलालेख, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, अब जनजाति की एक परिभाषा प्रोफेसर शेरीन रत्नागर ने दी है। वो क्या है? एक सामान्य पूर्वज से हुई है। वंश, पुरुष या महिला रेखा जैसे मेघालय की खासीज जनजाति में से चलता है। सामान्य पूर्वज का मतलब रक्त संबंध है। किनशिप, सदस्यता जन्म से मिलती है। और संसाधनों का क्या? प्रकृति के संसाधन जैसे जमीन, जंगल, पानी, ये माना जाता है कि पूर्वजों या पूर्वज देवताओं से विरासत में मिले हैं। समूह इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए ट्रस्ट में रखता है। इन्हें बेचा या हस्तांतरित ट्रांसफरेबल नहीं किया जा सकता। जनजाति के भीतर भी विभाजन हो सकते हैं, जैसे कुल या वंश, जिनके अपने संसाधन क्षेत्र हो सकते हैं। रिश्तेदारी का मतलब कर्तव्य और दायित्व भी है। इसकी सीमा क्या? एक सीमा यह है कि जनजातीय समाजों में विवाद सुलझाने के लिए औपचारिक संस्थानों का विकास कम होता है। और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? माना जाता है कि शुरुआती समाज बैंड्स या शिकारी संग्राहक समूह थे, जिन्हें तकनीकी रूप से जनजाति नहीं कहा जा सकता। कृषि की शुरुआत के साथ जब स्थायी गांव बसे और परिवारों के बीच निरंतर सहयोग की जरूरत पड़ी, तब रिश्तेदारी से एकजुट समाज यानी जनजाति अस्तित्व में आए। और मानवशास्त्रीय समझ को पुरातात्विक साक्ष्य से कैसे जोड़ते हैं? इसका एक अच्छा उदाहरण है इनाम गांव का चालकोलिथिक स्थल। वहां मिले पुरातात्विक सबूतों की व्याख्या मानवशास्त्रीय मॉडल्स का उपयोग करके की जा सकती है, जैसे कि सामाजिक संरचना या रिश्तेदारी को समझने के लिए। अच्छा, अब आते हैं सेक्शन 1.4 पर, पुरातत्व की प्रकृति, नेचर ऑफ आर्कियोलॉजी। इसमें क्या खास बात है? इसमें बताया गया है कि दक्षिण एशियाई संदर्भ में पुरातत्व थोड़ा अलग है। हमें अक्सर पोम्पे जैसे स्थल नहीं मिलते जहां सब कुछ अचानक दब गया हो। हमें ज्यादातर उन चीजों से काम चलाना पड़ता है जो लोगों ने पीछे छोड़ दी या फेंक दी। मतलब त्यागी हुई सामग्री, डिस्कार्डेड मटेरियल। हाँ, ज्यादातर वही। और इसीलिए संदर्भ का महत्व और बढ़ जाता है। कोई चीज अपने संदर्भ के बाहर बहुत कम मायने रखती है। तो पुरातात्विक डेटा को समझने के लिए किन बातों पर ध्यान देना होता है? 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, खुदाई में मिली सामग्री की अपनी विशेषताएं क्या हैं। दूसरा, वो किस संदर्भ में पाई गई है। और तीसरा, उससे क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है। ये डेटा की सीमाएं भी तय करते हैं। क्या पुरातत्व से किसी जातीय समूह की पहचान हो सकती है? पुरातत्व अपने आप में सीधे तौर पर किसी जातीयता की पहचान नहीं कर सकता। हाँ, अगर अलग अलग जगहों पर या समय पर भौतिक अवशेषों में लगातार अंतर दिखे
तो ये जरूर सुझाव दे सकता है कि शायद अलग अलग समूह रहे होंगे, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए हमें अक्सर दूसरे स्रोतों की जरूरत पड़ती है, यानी सहयोगी साक्ष्य, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, शिलालेख या सिक्के। अगर पुरातात्विक खोजों की पुष्टि इन स्रोतों से होती है तो हमारी समझ ज्यादा पुख्ता होती है। जीवित प्रागैतिहासिक काल का भी जिक्र है। हाँ, इसका मतलब है कि जब हमारे पास प्राचीन काल के लिए अन्य स्रोत नहीं होते तो हम आज के कुछ समुदायों जो शायद वैसी ही परिस्थितियों में रह रहे हों, उनका अध्ययन करके अतीत के बारे में कुछ सामान्यीकरण, जनरलाइजेशंस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये तरीका बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो पुरातत्व बहुत सारे सवाल उठा सकता है, लेकिन जवाब अक्सर अधूरे या व्याख्या पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल, व्याख्या इस बात पर निर्भर करती है कि खुदाई कैसे की गई, संदर्भ कितना स्पष्ट है और इतिहासकार या पुरातत्वविद किस ऐतिहासिक दृष्टिकोण या पद्धति का उपयोग कर रहा है। इनाम गांव का उदाहरण यहाँ फिर से आता है। हाँ, इनाम गांव का उदाहरण ये समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये महाराष्ट्र में एक चाल्कोलिथिक स्थल है जिसकी खुदाई डेक्कन कॉलेज ने 1968 से 1983 तक की। ये चाल्कोलिथिक स्थलों की सबसे लंबी खुदाई में से एक है। इससे क्या पता चला? इससे लगभग 1600 से 700 ईसा पूर्व के बीच भौतिक संस्कृति में हुए बदलावों का पता चला। स्तरीकरण यानी परतों के अध्ययन और मिली चीजों के आधार पर इसे 3 अवधियों में बांटा गया। मालवा सबसे पुरानी, प्रारंभिक ज़ोरवे और बाद का ज़ोरवे। इनाम गांव, मालवा, ज़ोरवे, ये क्रम याद रखना होगा। हाँ, इनाम गांव में मालवा, फिर अर्ली ज़ोरवे, फिर लेट ज़ोरवे। इस अध्ययन से उस समय के निर्वाह पैटर्न्स, यानी लोग क्या खाते पीते थे, कैसे गुजारा करते थे, सामाजिक स्तरीकरण यानी समाज में ऊंच नीच या विभाजन था या नहीं, और बस्तियों की बदलती प्रकृति के बारे में सामान्यीकरण किए गए। लेकिन सामाजिक संरचनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने में मतभेद हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसके लिए अक्सर पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलते। जैसे घरों के आकार या कब्रों में मिले सामान के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ अनुमान ही रहेगा। और एक जरूरी बात यह है कि पुरातत्व एक स्वतंत्र अनुशासन है। जी हाँ, पुरातत्व सिर्फ इतिहास का सहायक विषय नहीं है, जैसे पुरालेखशास्त्र या मुद्राशास्त्र। इसका अपना ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान प्राप्त करने का तरीका और अपना इतिहास लेखन है। इसकी व्याख्या इस पर निर्भर करती है कि पुरातत्वविद किस पद्धति और विचारधारा का पालन कर रहा है। समझ गया। अब आखिरी प्रमुख स्रोत प्रकार पर आते हैं। सेक्शन 1.5 शाब्दिक स्रोत, और इसमें ऋग्वेद का उदाहरण दिया गया है। हाँ, ऋग्वेद ये अतीत को समझने के लिए कोई आसान स्रोत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक जरूर है, क्योंकि ये हमारा सबसे पुराना उपलब्ध शाब्दिक स्रोत है। इसकी डेटिंग क्या मानी जाती है? आमतौर पर इसे लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। दोहराता हूं, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और इसकी प्रकृति कैसी है? ये अर्थशास्त्र या पुराणों जैसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं है, नहीं ये उस तरह का साहित्य है जैसा हम आज समझते हैं। इस पे टीकाएं भी लिखी गई हैं? हाँ, सबसे पुरानी ज्ञात टिप्पणी यास्क ने लिखी थी, जो पाणिनि से भी पहले, शायद 400 ईसा पूर्व से पहले हुए थे। यास्क ने अपने से पहले की टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है, लेकिन आज जो पाठ हमें व्याख्या के साथ मिलता है वो मुख्य रूप से सायन द्वारा 14वीं शताब्दी 1387 ईस्वी में तैयार किया गया है। यास्क और सायन, ये नाम महत्वपूर्ण हैं। जी, यास्क और सायन। ऋग्वेद की भाषा भी संस्कृत से पहले की है, जिसे वैदिक कहा जाता है। और इसकी संरचना? ये 1028 सूक्तों या भजनों हुम्स का संकलन है, जो विभिन्न देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। ये 10 मंडलों या पुस्तकों में विभाजित है। माना जाता है कि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे। तो ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है? नहीं, ये उन भजनों का संग्रह है जो शायद उस समय के लोगों के लिए उपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति करते थे, जैसे यज्ञों में पाठ करना। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से पाठ करने के एक पूर्व निर्धारित तरीके से याद करके आगे बढ़ाया गया। इससे उस समय के समाज के बारे में क्या पता चलता है? ऋग्वेद जिस समाज का चित्रण करता है वो मुख्य रूप से पशुचारण प्रकृति, पैस्टोरल इन नेचर का लगता है। सामाजिक संरचना में जनजातीय तत्व
ट्राइबल इन टर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दिखते हैं। गाय को अत्यधिक महत्व दिया गया है। धन का माप शायद मवेशियों की संख्या से होता था। युद्धों में घोड़े और रथ, चैरियट्स का बड़ा महत्व था। इंद्र, इंद्रा और अग्नि जैसे देवताओं का बार बार उल्लेख आता है। ऐतिहासिक जानकारी कैसे मिलती है? सीधे तौर पर तो नहीं। सीधे तौर पर कम, लेकिन पाठ में इस्तेमाल की गई उपमाएं और रूपक ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत बन जाते हैं। जैसे बार बार पशुधन और उसके महत्व का संदर्भ आना। इससे पता चलता है कि शुरुआती वैदिक समाज झुंड या हर्ड को कितना महत्व देता था और धन मवेशियों की संख्या में गिना जाता था। तो निष्कर्ष क्या निकलता है ऋग्वेद से? निष्कर्ष ये है कि ऋग्वेद एक पाठ के रूप में हमें उस संस्कृति की झलक देता है जो काफी हद तक पशुचारण पर आधारित थी। ये इंगित करता है कि उस समाज ने धन के रूप में किसे महत्व दिया और उस समय के भौतिक सांस्कृतिक संदर्भ के कुछ संकेत भी देता है जिन्हें पुरातत्वविद खोज सकते हैं या उनसे जोड़कर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने सभी प्रमुख स्रोतों और उनकी व्याख्याओं पर विस्तार से चर्चा की। अब समय है मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराने का। बिल्कुल। तो पहली बात, प्राचीन भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए हमें विभिन्न स्रोतों, पुरालेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व और साहित्य का उपयोग करना पड़ता है। कोई एक स्रोत अपने आप में पूर्ण नहीं है। दूसरी बात, हर स्रोत की अपनी ताकत और अपनी सीमाएं हैं। शिलालेख समकालीन हो सकते हैं पर एक तरफा हो सकते हैं। सिक्के अर्थव्यवस्था बताते हैं पर उनकी व्याख्या अलग अलग हो सकती है। पुरातत्व भौतिक जीवन दिखाता है पर संदर्भ महत्वपूर्ण है और व्याख्या बदल सकती है। साहित्य विचार बताता है पर हमेशा ऐतिहासिक सटीकता के लिए नहीं लिखा गया होता। तीसरा पॉइंट, स्रोतों की व्याख्या इंटरप्रिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतिहासकार के अपने दृष्टिकोण, उसकी पद्धति और उसके समय से प्रभावित होती है। हमने देखा कैसे औपनिवेशिक इतिहासकारों जैसे उपयोगितावादी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म वाले ने एक खास तस्वीर पेश की जिसे बाद में राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहासकारों ने चुनौती दी। हाँ, और ये समझना कि इतिहास का लेखन खुद एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। चौथा, जनजाति और आदिवासी जैसी अवधारणाएं जटिल हैं। इन्हें सरलीकरण से बचना चाहिए और ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहिए। मानवशास्त्रीय और पुरातात्विक दृष्टिकोण मिलकर हमें इनकी बेहतर समझ दे सकते हैं। पांचवा, पुरातत्व हमें भौतिक अवशेष देता है, लेकिन उसकी व्याख्या संदर्भ और सहयोगी साक्ष्यों पर निर्भर करती है। इनाम गांव का उदाहरण हमने देखा। ये एक स्वतंत्र अनुशासन है। और छठा, ऋग्वेद जैसे शाब्दिक स्रोत हमें प्रारंभिक वैदिक काल के समाज, अर्थव्यवस्था और विश्वासों की मूल्यवान जानकारी देते हैं, लेकिन उन्हें भी आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ने और उनकी अपनी व्याख्यात्मक चुनौतियों को समझने की जरूरत है। और सबसे अहम बात ये कि इतिहास का अध्ययन एक निरंतर चलने वाला संवाद है। ये नए सबूतों और पुरानी व्याख्याओं के बीच एक क्रिटिकल मूल्यांकन की प्रक्रिया है। कोई अंतिम सत्य शायद ना हो, पर समझ बेहतर होती जाती है। बिल्कुल। तो ये यूनिट रिकंस्ट्रक्टिंग एंशिएंट सोसाइटी विद स्पेशल रेफरेंस टू सोर्सेज सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये हमें अपने अतीत को गहराई से जानने और विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करने का नजरिया भी देती है। सही कहा। ये विषय जटिल हैं, इनमें कई परतें हैं। तो श्रोताओं को मेरा सुझाव है कि इस चर्चा को शायद दोबारा सुने, नोट्स बनाएं, जो सवाल मन में आए उन पर विचार करें। हाँ, और ये जो स्रोतों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता है, ये न केवल मेंस उत्तर लेखन में मदद करेगी, बल्कि जीवन में किसी भी सूचना या दावे तो परखने का एक जरूरी कौशल भी सिखाएगी। एग्जैक्टली, इट्स अ लाइफ स्किल। तो अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण, ये गहरा मंथन पसंद आया तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर करें। इस चर्चा को अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। अपने विचार, अपने सवाल नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप भविष्य में कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण मिस ना करें। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि इतिहास की समझ बदलती रहती है, नई व्याख्याएं आती रहती हैं। तो क्या हम कभी अतीत का कोई एक अंतिम सत्य या डेफिनेटिव ट्रूथ जान पाएंगे, या इतिहास हमेशा व्याख्याओं का एक अंतहीन सिलसिला ही रहेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।